हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक पाश्चात्य राजनीतिक विचार से संबंधित कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है प्लेटो। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्लेटो और उससे संबंधित राजनीतिक विचार को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्लेटो के जीवन का परिचय। यूनान के इस महान दार्शनिक का जन्म 1427 ईसा पूर्व में एथेंस नगर राज्य के एक कुलीन घराने में हुआ था। तो दोस्तों, प्लेटो का जन्म एथेंस नगर में हुआ था। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था, किंतु उसके कंधे के कारण उसके शिक्षक उसे प्लेटो कहा करते थे। सुकरात, जो कि प्लेटो के गुरु थे, की मृत्यु के बाद वह अपने साथियों के साथ एथेंस छोड़कर चला गया तथा ज्ञान की तलाश में लगभग 12 वर्षों तक इटली, यूनान नगरों की यात्रा करता रहा। ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत की भी यात्रा की और वेदांत दर्शन का अध्ययन किया। वापस लौटकर 1386 ईसा पूर्व में जब वो 40 वर्ष की उम्र में था, तो उन्होंने एथेंस में अपनी एक प्रसिद्ध स्कूल अकादमी की स्थापना की, जिससे वो अपनी आयु के अगले 40 वर्ष तक पढ़ाता रहा। तो दोस्तों, ये था प्लेटो के जीवन परिचय से संबंधित जानकारी। अब चलते हैं दोस्तों प्लेटो के राजनीतिक विचार से संबंधित। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं: विवेक, साहस और सुधार। आत्मा के प्रत्यक्ष तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य है। विवेक का कार्य नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना तथा सुधार का कार्य भौतिक वस्तुओं का संचय करना है। प्लेटो के अनुसार यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे तो वह न्याय है। अर्थात दोस्तों, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में आत्मा के 3 गुण बताए हैं: विवेक, साहस और सुधार। यदि व्यक्ति अपने इन्हीं गुणों के आधार पर अपना स्वभाव या कार्य करे तो इसे ही प्लेटो ने न्याय कहा है। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार प्लेटो ने प्रचलित धारणाओं का खंडन करते हुए न्याय को बाह्य वस्तु न मानकर आत्मा का गुण मानता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अर्थात दोस्तों, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को कोई बाह्य वस्तु न मानकर उसे आत्मा माना है और उसका मानना है कि जो मानव की आत्मा की उचित अवस्था और उसका जो स्वभाव है मनुष्य की, वो क्या है, वही न्याय की मांग है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो 2 प्रकार के हैं दोस्तों। उन्होंने सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। प्लेटो का कहना है कि सामाजिक रूप में न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वभावानुकूल कार्य को पूरा करते हैं और परस्पर सामंजस्य तथा एकता बनाए रखते हैं। प्लेटो राज्य के दार्शनिक वर्ग में विवेक, सैनिक वर्ग में साहस और उत्पाद वर्ग में सुधा या त्रिश तत्वों की प्रधानता स्वीकार करता है। न्याय का संबंध समूचे राज्य से होता है। प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों का उचित दिशा में निर्वहन करके न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो का कहना है कि राज्य के तीनों दार्शनिक शासक
सैनिक वर्ग और उत्पाद वर्ग द्वारा अपने अपने कर्मों को समुचित निर्वाह और पालन करना ही सामाजिक न्याय है। अर्थात दोस्तों, प्लेटो के न्याय संबंधित अवधारणा में प्लेटो ने जो राज्य के 3 शासक, दार्शनिक, सैनिक और उत्पाद वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही सामाजिक न्याय है। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के बारे में भी यही धारणा रखता है। प्लेटो का कहना है कि जब व्यक्ति की आत्मा में साहस, सुधा तत्व और विवेक नियंत्रण का अनुशासन कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। अर्थात दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के अगर आत्मा में यदि वो 3 गुण जो प्लेटो ने बताए हैं, साहस, सुधा और विवेक, यदि उसके नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करे तो वही उसका व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों, चट्टानों से नहीं बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के जो 3 तत्व हैं वो भी अपने क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। आत्मा के तीनों तत्वों में सहयोग, एकता और सामंजस्य एवं संतुलन पाया जाता है। व्यक्तित्व न्याय की वह गुण जो व्यक्तित्व को सामाजिक बनाता है। अतः व्यक्तित्व न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात दोस्तों, प्लेटो का मानना है कि जो व्यक्तिगत है उसकी जो आत्मा के जो 3 गुण हैं वो अगर वे इन तीनों गुणों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो वह व्यक्तिगत न्याय है जो सामाजिक, जो व्यक्ति को क्या बनाएगा, सामाजिक बनाएगा, जिससे वह व्यक्ति समाज के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकता। अर्थात दोस्तों, जो व्यक्तिगत न्याय है वही सामाजिक न्याय के अधीन है या उसके पूरक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों जानते हैं प्लेटो के न्याय संबंधित सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला दिया है दोस्तों, न्याय मानवीय गुणों, सद्गुणों का एक अंग है। मानव में सद्गुणों का अस्तित्व वह विशेषता है जो उसे मानव बनाती है और उसे उत्तमता प्रदान करती है। प्लेटो के मत में मानवीय सद्गुण के 4 तत्व विद्यमान हैं: बुद्धि, साहस, आत्मसंयम और न्याय। दूसरी विशेषता है दोस्तों, न्याय मानवों का वह गुण है जो उन्हें एक दूसरों के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित करने में सक्षमता प्रदान करती है और जिसके कारण राजनीतिक समाजों का निर्माण होता है। प्लेटो का मत है कि न्याय वह सद्गुण है जो राज्य में तब भी विद्यमान रहता है जब बुद्धि, उत्साह, आत्मसंयम के सद्गुण उससे पृथक हो जाते हैं और अंत ही न्याय इन तीनों सद्गुणों के अस्तित्व का कारण बनता है। न्याय व्यक्तित्व एवं सार्वजनिक सद्गुण है क्योंकि यह व्यक्ति एवं राज्य दोनों की उच्चतम अच्छाई को बनाए रखता है। अर्थात दोस्तों, यहाँ न्याय जो है वो क्या है, मानवीय गुण है जो, और इसी गुण के आधार पर व्यक्ति जो है अपनी राजनीतिक क्षमता या राजनीतिक जीवन अपने समाज में स्थापित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी विशेषता है, न्याय समाज में नैतिक जीवन हेतु एक अपरिहार्य गुण है। यह सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों की धारणा की उपेक्षा उसके कर्तव्यों को अधिक महत्व प्रदान करता है। अर्थात प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि राज्य की सृष्टि व्यक्तियों की पारस्परिक आवश्यकता के कारण हुई है, अतः न्याय शक्ति की अपेक्षा सेवा की भावना का द्योतक है। अर्थात दोस्तों, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वह राज्य की सृष्टि व्यक्तियों की परस्पर आवश्यकताएं के कारण हुई। अर्थात व्यक्तिगत न्याय ही सामाजिक न्याय का आधार है।
इस आधार पर क्या है कि जो न्याय है वो समाज में नैतिक जीवन हेतु एक अनिवार्य गुण हो जाता है। यदि चौथी विशेषता की बात करें दोस्तों तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत सार्वभौमिक न्याय धारणा का सूचक है। यह कानूनी न्याय से भिन्न है। जिस राज्य का आधार कानूनी होता है उसी में कानूनी न्याय विद्यमान रहता है। अर्थात दोस्तों यदि राज्य का आधार कानून है तो उसी कानून में न्याय विद्यमान है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगली विशेषता है प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत द्वारा राज्य के तीनों वर्ग दार्शनिक, सैनिक, उत्पाद व आत्मा के तीनों तत्व नैतिक, साहस, क्षुधा के सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत में स्त्री और पुरुषों को समान मानकर स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्रों में बराबर अधिकार प्रदान करता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि जो प्लेटो के न्याय संबंधित विशेषता हैं उनमें एक विशेषता ये भी है कि प्लेटो जो है स्त्री और पुरुष को समान मानकर सार्वजनिक क्षेत्रों में बराबर अधिकार प्रदान करता है। सातवां दोस्तों व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है दोस्तों वो व्यक्तिवाद का विरोधी है क्योंकि वे समाजवाद के ज़्यादा पक्ष में हैं। तो आठवां दोस्तों आदर्श राज्य का रक्षक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों प्लेटो की न्याय संबंधित क्या क्या आलोचनाएं हैं। पहला है दोस्तों प्लेटो का न्याय सिद्धांत भावनात्मक मूलक आधारों पर आधारित है। इसके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में ही सीमित रहने की बात कही गई है। ऐसा कोई समाधान नहीं बताया गया है कि व्यक्तिगत इच्छाओं के मध्य संघर्ष की स्थिति आने की क्या युक्ति काम में लाई जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कहता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन इसके व्यक्ति यदि अपने स्वभाव के अनुसार या अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करेगा तो उसका जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। जिससे ऐसा साथ ही प्लेटो ने ऐसा कोई भी समाधान नहीं बताया है कि जब व्यक्तिगत इच्छाएं के मध्य संघर्ष होगा तो उसके क्या उपाय करें। तो दोस्तों यह न्याय की पहली आलोचना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। न्याय संबंधी दूसरी आलोचना है कि प्लेटो की न्याय धारणा न्याय शब्द की विधि शास्त्र की व्याख्या नहीं करता, वह सामाजिक नैतिक की धारणा है। तो दोस्तों जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो सामाजिक नैतिकता पर आधारित है, न कि विधि शास्त्र या तार्किक पर। तीसरी आलोचना है दोस्तों विशेषीकरण के आधार पर सामाजिक वर्गों का विभाजन सामाजिक संरचना का समाधान नहीं है। प्लेटो का कार्य विभाजन कार्यों के विशेषीकरण के सिद्धांत में सामाजिक न्याय की वास्तविकता अभिव्यक्ति समझता है, वह विशेषीकरण की बुराई पर ध्यान नहीं रखता। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अपने कार्य के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए जो कि वो उसे विशेषीकरण समझता है, लेकिन वास्तव में वह अभिव्यक्तिवाद है। विशेषीकरण की जो उसकी बुराई है उस पर प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया है। चौथी आलोचना है दोस्तों प्लेटो का जनतंत्र में सहानुभूति नहीं थी, अतः वह राजनीतिक सत्ता के संबंध में उत्पाद वर्ग जो कि राज्य के विशाल अंग का निर्माण करते हैं अपेक्षा करके उसके दायित्व की बल देता है, न कि अधिकारों पर। पांचवा दोस्तों अधिकारों और दंड व्यवस्था का अभाव है। तो जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत है दोस्तों उसमें अधिकार और जो दंड व्यवस्था का अभाव है। अब आइए दोस्तों अब चलते हैं प्लेटो के साम्यवाद में। जो प्लेटो ने जो साम्यवाद दिए उन्हें दो प्रकार के हैं, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता आर्थिक प्रलोभन के सम्मिश्रण की बुराई को दूर करने का साहसपूर्ण उपचार है। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो ने शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है। तो जो प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों की जो शासक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त करना। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले देखते हैं
संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो का प्रस्ताव है कि शासकों के लिए संपत्ति का साम्यवाद हो। संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो ने अभिभावक वर्ग अर्थात शासक एवं सैनिकों के लिए निजी संपत्ति निषिद्ध की है। प्लेटो की धारणा है कि कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, न ही उनका कोई निजी भूमि होगी और न ही घर, अपितु आवास सभी के लिए खुला रहेगा, जिसमें कोई भी कभी भी आ जा सकते हैं। राज्य के उत्पादकों द्वारा उसको इतनी जीवन वृद्धि दी जाएगी कि उसके लिए न तो कम पड़े और न ही निजी संग्रह के लिए बचे। वे सामूहिक रूप से मेज़ों पर भोजन करेंगे जो कि उन्हें समाज में मिलेगा। सोने और चांदी के आभूषण और सोने और चांदी के धातुओं को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि ईश्वर के उनके चरित्र में सोने चांदी से भी अधिक पवित्र एवं अमूल्य धातुओं प्रदान किए हैं, जो उनके शारीरिक जीवन में सोने और चांदी के स्पर्श से मलिन हो जाएंगे। मलिन हो सकते हैं। चल अचल संपत्ति से विरत रहकर वे देश की सेवा और रक्षा करेंगे। प्लेटो का कथन है कि जब अभिभावक का जीवन संपत्ति के प्रलोभन से मुक्त है, यही उनकी मोक्ष और राज्य में मोक्षदाता रहेंगे। अर्थात दोस्तों, प्लेटो का जो संपत्ति का साम्यवाद संबंधित विचार है, उन्होंने दो वर्ग शासक और सैनिक, जो दो वर्ग है, उन्हें न तो संपत्ति रखने को कहा है, न ही वे संपत्ति जुटा सकते हैं और न ही वे उसका उपयोग कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि वे समाज में एक जन सामान्य के रूप में रहे और सामान्य लोगों की तरह रहे। यदि वे ऐसा करते हैं तो इससे समाज का ही कल्याण होगा और वे ही समाज के मोक्षदाता बनेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो केवल उच्च दो वर्गों को ही संपत्ति से वंचित रखना चाहता है। केवल दो ही वर्ग, एक शासक वर्ग और एक रक्षक वर्ग। साम्यवाद में ऐसी योजना तृतीय वर्ग अर्थात उत्पादकों को शामिल नहीं करता। आत्मा, संयम तथा न्याय तत्वों से युक्त वर्ग निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। इस प्रकार प्लेटो संपत्ति संबंधित साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद तथा समाजवाद की धारणा के अनुरूप संपूर्ण समाज नहीं है। अर्थात दोस्तों, प्लेटो ने केवल दो ही वर्ग शासक और सैनिक वर्ग को ही संपत्ति से वंचित किया है, जो कि तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, उन्हें इससे मुक्त रखा है। वे चाहे तो वे संपत्ति रख सकते हैं, निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके कारण जो है प्लेटो का जो साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद में ये मुख्य अंतर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। संपत्ति के साम्यवाद की आलोचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। संपत्ति मानव स्वभाव का अंग है अथवा उसके विकास का माध्यम है। इस दृष्टि से प्लेटो संपत्ति का साम्यवाद मानव स्वभाव की उपेक्षा करता है। अर्थात दोस्तों, संपत्ति रखना मानव का स्वभाव है। यदि वे संपत्ति नहीं रखेंगे तो उनके मानव स्वभाव की उपेक्षा करता है। दूसरा है दोस्तों, संपत्ति की निजी स्वामित्व के अभाव में समाज के किस व्यक्ति को कितना योगदान होगा, उसके अनुकूल अर्जन का हिस्सा होगा, धन का न्यायपूर्ण वितरण, ऐसी अनेक समस्याएं खड़ी होगी जो समाज की एकता को नष्ट कर देगी। चूँकि दोस्तों संपत्ति के निजी स्वामित्व के अभाव के कारण समाज में व्यक्ति का संपत्ति में कोई बंटवारा नहीं होगा। इससे ये नहीं पता चलेगा कि कौन किसका है। इस आधार पर समाज में एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है जो समाज की एकता को नष्ट कर सकती है। इस आधार पर इनकी आलोचनाएं की जाती है। जो चौथी आलोचना है दोस्तों, वह निजी संपत्ति व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है, लेकिन निजी संपत्ति के अभाव में ऐसी प्रेरणादायक शक्ति का ह्रास हो जाएगा। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, लोग व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करते हैं, किंतु यदि उन्हें संपत्ति ही अर्जित न करने दिए जाए तो अधिक से अधिक मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि उनकी मेहनत का ह्रास होने लग जाएगा। जो अगली आलोचना है दोस्तों, वो है
प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति की कलह का कारण मानता है, परंतु तृतीय वर्ग को इससे अलग नहीं करता। क्या संपत्ति के दोष तृतीय वर्ग में नहीं पनपेंगे? अर्थात दोस्तों, व्यक्ति की जो संपत्ति है उन्हें केवल दो ही वर्गों में प्लेटो ने माना है कि बस शासक और सैनिक वर्ग को ही, लेकिन जो तृतीय वर्ग है अर्थात उत्पाद वर्ग है उसे इससे अलग रखा है। तो क्या इस तृतीय वर्ग में भी क्या दोष उत्पन्न नहीं हो सकते? तो इस आधार पर भी प्लेटो की आलोचना की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं परिवार का साम्यवाद। पत्नियों के साम्यवाद की योजना अनुसार शासक और सैनिक वर्गों के लिए, फिर से यहाँ दोस्तों केवल दो ही वर्ग है, शासक और सैनिक वर्गों के लिए स्त्री पुरुषों के बीच विवाह की प्रथा को प्लेटो समाप्त करने का विचार प्रस्तुत करता है। ऐसी व्यवस्था में न तो कोई पुरुष किसी स्त्री का पति होगा और न ही कोई स्त्री किसी पुरुष की पत्नी होगी। अर्थात दोस्तों, जो परिवार का साम्यवाद संबंधित प्लेटो का न्याय, प्लेटो के विचार हैं, वो कहता है कि जो दो वर्ग है, शासक और सैनिक वर्ग, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, जिससे न तो कोई पुरुष किसी की पति बने और न ही कोई स्त्री किसी की पत्नी बने। स्त्री और पुरुष अभिभावक बैरकों में रूप में बिना किसी एकांत के साथ साथ रहेंगे। स्थायी परिवार बसाने का इनका कोई अधिकार नहीं होगा। अर्थात दोस्तों, वो स्थायी परिवार अपना नहीं बसा सकते, किंतु राज्य के लिए संतानों की आवश्यकता रहेगी के लिए प्लेटो कहता है कि अभिभावक स्त्री पुरुष के बीच उत्सवों के अवसर के मध्य संवर्ग कराया जाएगा तथा उससे उत्पन्न बच्चों को राज्य द्वारा संचालित शिशु गृह में पालन पोषण किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, प्लेटो का जो परिवार संबंधित साम्यवाद है उसका विचार है कि जो उत्पाद और शासक वर्ग, जो दो वर्ग है, एक शासक और दूसरा सैनिक वर्ग, उन्हें आपस में शादी करने या परिवार बसाने की अनुमति नहीं है। वे केवल एक उत्सव के आधार पर उत्सव के दिन ही आपस में संसर्ग कर सकते हैं, जिससे अगर उससे बच्चा उत्पन्न होता है तो उस बच्चे को राज्य सरकार पालेगी और राज्य ही उसका पालन पोषण करेगी। इस आधार पर प्लेटो का मानना है कि यदि ऐसा करने से जो शासक वर्ग है या जो सैनिक वर्ग है वो क्या हो जाएगा, अपने पारिवारिक जीवन से मुक्त हो जाएगा और राज्य की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की भी एक क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की है। संपत्ति के साम्यवाद की भांति ही परिवार के साम्यवाद में संबंध भी प्लेटो की विचारधारा के मौलिक नहीं कहा जा सकता। प्लेटो ने अनुभव किया है कि व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा शासक वर्ग को भ्रष्ट बनाती है, अतः उनके लिए इसे निषिद्ध करने की योजना रखी थी। अतः राज्य के शासक वर्ग को इससे भी वंचित रखा जाना चाहिए ताकि शासक वर्ग अपनी तथा अपनी संतान की संपत्ति अर्जन करने की चिंता से मुक्त रहकर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करे और विवेक एवं उत्साह से व्यक्तित्व करने का अवसर प्राप्त करें। अर्थात दोस्तों, प्लेटो का विचार है कि यदि शासक वर्ग यदि व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने लगी या परिवार बसाने लगे तो इससे क्या करेंगे, वे संपत्ति अर्जित करने लगेंगे, जिससे वे क्या हो जाएंगे कि निरंकुश शासक हो जाएंगे और वो अपने लिए ज़्यादा और अपने समाज के लिए सोचना बंद कर देंगे। इसलिए प्लेटो का मानना है कि जो शासक वर्ग है या सैनिक वर्ग है उन्हें न तो परिवार बसाना चाहिए और न ही उन्हें संपत्ति अर्जित करनी चाहिए, जिससे वे सामाजिक और पारिवारिक मोह माया से मुक्त हो जाएंगे और समाज की सेवा विवेक और उत्साह से करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि परिवार के साम्यवाद की क्या क्या आलोचनाएं हैं। पहला है दोस्तों, परिवार जीवन में नैतिक आधार की उपेक्षा उचित नहीं है। दूसरा, परिवार की प्रथा के मनोवैज्ञानिक लाभों की उपेक्षा रखना अनुचित है। तीसरा, प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की योजना अव्यावहारिक है। चौथा, प्लेटो की योजना
जीवन शास्त्रीय तथ्यों की उपेक्षा करता है। योजना का साध्य सही होते भी साधन नहीं है। यह योजना भी पूर्ण समाज पर लागू नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला है दोस्तों कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच कौन कौन सी समानताएं हैं। तो पहला है दोस्तों, दोनों के अंतर्गत नागरिकों के व्यक्तित्व की उपेक्षा करके राज्य को समाज की सर्वोच्चता को मान्य किया है। अर्थात दोस्तों लोगों के व्यक्तिवाद के आधार पर समाजवाद को ज़्यादा मान्यता दिया है। दोनों व्यवस्था व्यक्तिवाद व्यक्तिगत संबंधी के संबंध में मानव स्वभाव की नैतिक प्रवृत्ति का विरोधी है तथा आर्थिक प्रतियोगिता को कम करने की उद्देश्य रखता है। तीसरा, दोनों में व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को अस्वीकार किया है। चौथा, दोनों आर्थिक प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते हैं। पांचवा दोस्तों, वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग सहयोग पर जोर दिया है। दोनों में कला, साहित्य और समाज का पूर्ण नियंत्रण है। दोनों के उद्देश्यों में समानता एवं संपत्ति के दोषों से परिचित थे। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं दोनों में क्या क्या असमानता है। प्लेटो भौतिक संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व केवल शासक तथा संवर्ग को वंचित रखना चाहता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिक संपत्ति का स्वामित्व संपूर्ण समाज को देकर उनके समान वितरण और सामूहिक सहयोग के उद्देश्य रखना चाहता है। तो दोस्तों जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल दो वर्ग शासक और संरक्षण वर्ग पर लागू होता है, किंतु जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपूर्ण समाज पर लागू होता है। दूसरा दोस्तों प्लेटो का साम्यवाद योजना केवल दो वर्गों पर लागू होता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज पर लागू होता है। प्लेटो राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों का सम्मिश्रण का विरोध करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक वर्ग की राजनीतिक सत्ता होने के रक्षे लगता है। अर्थात जो प्लेटो है जो आर्थिक शक्तियों के मिश्रण को विरोध करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद जो है आर्थिक वर्ग को राजनीतिक सत्ता में होने की समर्थक है। प्लेटो की व्यवस्था उत्पाद की व्यक्तित्व तथा प्रथा का उन्मूलन नहीं करती, परंतु आधुनिक साम्यवाद आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास का विरोधी है। पांचवा है दोस्तों राज्य की भूमिका के संदर्भ में देखिए तो प्लेटो संपूर्ण दर्शन राज्य की शाश्वत प्रतीका है। वही दार्शनिक राजा सर्वोच्च है, जबकि साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है कि राज्य का उन्मूलन करना तथा राज्यविहीन समाज का निर्माण करना। तो दोस्तों प्लेटो का जो राज्य है वो कैसा होना चाहिए, वो दार्शनिक राज्य सर्वोच्च है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है उनके अनुसार राज्य विहीन समाज निर्माण करना चाहता है। अगला है दोस्तों क्षेत्र के संदर्भ में प्लेटो के साम्यवाद नगर राज्य तक सीमित है, उनका कोई अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं है, जबकि आधुनिक साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। यह संसार भर के श्रमिकों को संगठित कर एक दिन संपूर्ण विश्व में साम्यवादी व्यवस्था का स्वप्न देखता है। तो अर्थात दोस्तों जो प्लेटो का साम्यवाद है वो सीमित है, वो राज्य तक स्थित है, किंतु जो आधुनिक साम्यवाद है वो पूरी दुनिया में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न देखता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं प्लेटो की जो साम्यवाद की आलोचनाएं क्या क्या है। तो पहला है दोस्तों प्लेटो के साम्यवाद की योजना सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टि से दोषपूर्ण है। बार्कर ने अपनी योजना को अर्ध साम्यवाद कहा है, क्योंकि यह संपूर्ण समाज की व्यवस्था नहीं है। दूसरा है दोस्तों प्लेटो की संपत्ति संबंधित साम्यवाद न केवल अधूरी व्यवस्था है, अपितु मानव इतिहास और मनोवैज्ञानिक की भी उपेक्षा करता है। प्लेटो का साम्यवाद जो अतिवाद का घोटक है, वह सामाजिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है। प्लेटो के साम्यवाद में स्वतंत्रता तथा समानता की धारणाओं को भ्रातृत्व एवं कुशलता के नाम पर बलिदान कर दिया गया है। अर्थात जो प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें
भ्रातृत्व और कुशलता को नष्ट करने की बात कही गई है। प्लेटो की योजना में बलात् राज्य की एकता लाने का प्रयास किया गया है। वास्तविक एकता विविधता में एकता लाने से उत्पन्न हो सकती है, जिसका समर्थन प्लेटो नहीं करता। सेबाइन के मत में प्लेटो का साम्यवाद अस्पष्ट है। यह केवल संरक्षण वर्ग के ऊपर ही लागू होता है, जो मानव आत्मा के उच्चतर तत्वों से युक्त है। हो सकता है कि निम्न वर्ग में भी ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति हो जो उच्चतर वर्ग में रखा जाए या नहीं, इस बात की व्याख्या प्लेटो अपनी इसमें कोई विवेचना नहीं करता है। अर्थात दोस्तों यह केवल संरक्षण वर्गों पर ही लागू होता है। हो सकता है कि कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति में भी यदि उसमें योग्यता हो तो वो भी आगे आ सकता है, अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, किंतु प्लेटो इसके संबंधित कोई विचार नहीं है। अब आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो के मत में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का एक कर्तव्य है। उसके द्वारा प्रस्तुत शासन व्यवस्था राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य है। दार्शनिक राजा के शासन में सुयोजित बनाने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को सत्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उनकी आत्मा में श्रेष्ठता बना सकती है। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की उन्नति के साथ साथ मानवीय सद्गुणों के तीनों गुण वृद्धि, उत्साह और आत्मसंयम का विकास भी है। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति की जो 3 गुण हैं वृद्धि, उत्साह और आत्मसंयम का विकास, उन तीनों गुणों का व्यक्तियों में विकास करना है। तो ये दोस्त आज देख लेते हैं प्लेटो की शिक्षा की संबंधित सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा योजना का आधार उनका न्याय सिद्धांत है, जिनकी व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। दूसरा दोस्तों, शिक्षा का आधार दार्शनिक भी है। तीसरा, शिक्षा मनुष्य के लिए जीवन पर्यंत चलाने वाली प्रक्रिया है। चौथी विशेषता है दोस्तों, शिक्षा सामाजिक न्याय की उपलब्धियों का भी साधन है। राज्य स्वयं एक शिक्षा संस्थान के रूप में, अतः शिक्षा का राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना साम्यवाद की भांति केवल संरक्षण वर्ग के लिए है। तो ये भी दोस्तों जो उसकी शिक्षा संबंधित विचार हैं वो भी केवल संरक्षण वर्ग के लिए है। शिक्षक संरक्षण वर्ग के पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों में से एक सी होनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना में प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का समावेश नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राजनेताओं का सृजन करना तथा उन्हें सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में कुशल बनाना है। तब आइए दोस्तों अब देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाएं। पहला है दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा योजना आधुनिक अर्थ में व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा का समावेश नहीं है। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था वो क्या है, वो नैतिकता है या सामाजिक न्याय पर आधारित है, न कि व्यावसायिक और प्रतिनिधित्व पर। प्लेटो की शिक्षा योजना के विरुद्ध यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक तत्वों का अभाव है, क्योंकि उन्होंने समाज के विशाल वर्ग को उपेक्षित रखा है। अर्थात दोस्तों उसने जो समाज का जो विशाल वर्ग अर्थात उत्पाद वर्ग है उन्हें शिक्षा से संबंधित शिक्षा से दूर रखा है। प्लेटो की शिक्षा योजना में अनेक कमियां या दोष हैं। सबसे अधिक आलोचना का विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो ने समाज के एक विशाल वर्ग की उपेक्षा की है, यानी कि जो उत्पाद वर्ग है उसे अलग किया है। पाठ्य विषयों के निर्धारण के लोचपूर्ण का अभाव है। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो की जो शिक्षा संबंधित विचार है उसमें उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण का अभाव है। शिक्षा में राज्य का एकाधिकार होना दोषपूर्ण है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, शिक्षा में संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए, किसी एक वर्ग या विशेष का अधिकार समाज के लिए दोषपूर्ण है। शिक्षा की दीर्घ अवधि दक्षता के मार्ग का बाधक है। अर्थात दोस्तों प्लेटो की योजना में जो है संरक्षकों को 35 वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसके पश्चात वे केवल 15 वर्ष तक राज्य की सेवा में उपेक्षित हैं।
35 वर्ष की आयु के पश्चात मनुष्य की युवावस्था का उत्साह कम हो जाएगी, साथ ही उसमें आत्मनिर्देशन कार्य करने की क्षमता भी नहीं रहेगी। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें जो संरक्षक वर्ग है उन्हें 35 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और फिर अगले 15 वर्षों तक उन्हें उन शिक्षाओं की सेवा देनी चाहिए। लेकिन किंतु हम पता है कि 35 वर्ष की आयु के पश्चात मनुष्य की युवावस्था में उत्साह जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, साथ ही साथ उसमें आत्मनिर्देशन कार्य की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो इस आधार पर प्लेटो की शिक्षा संबंधित आलोचना की जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों प्लेटो का आदर्श राज्य संबंधित क्या विचार है। तो ये दोस्तों देखते हैं, प्लेटो के राज्य संबंधित विचारों का उद्देश्य वर्तमान राज्यों का विवेचन करना नहीं था, अपितु वह ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो सत्य की धारणा को साकार करे, जिसका उद्देश्य मानव को उत्तम जीवन प्रदान हो। प्लेटो के आदर्श राज्य एक स्वप्नलोकी विचार है। इनके दो आधार हैं, न्याय सिद्धांत और आर्थिक सिद्धांत। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो के जो राज्य संबंधी सिद्धांत हैं उसके दो आधार बताए हैं। पहला है न्यायिक सिद्धांत, दूसरा है आर्थिक सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि करके राज्य के सामाजिक जीवन को सुनिश्चित तथा सुनियोजित करने के लिए प्लेटो ने अन्य साधनों साम्यवाद, शिक्षा, स्थितिसुधार आदि का भी विवेचन किया है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या क्या है। पहला है दोस्तों, प्लेटो राज्य की व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, अर्थात व्यक्ति के 3 प्रधान गुण होते हैं। यह 3 आत्मिक गुणों के आधार पर शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पाद वर्ग होता है। इन्हीं तीनों वर्गों से मिलकर प्लेटो का आदर्श राज्य का बनता है। अर्थात दोस्तों व्यक्ति के जो 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के आधार पर शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पाद वर्ग में यदि हो तो वही क्या करेंगे दोस्तों, आदर्श राज्य का निर्माण करेंगे। दूसरा दोस्तों, प्लेटो का आदर्श राज्य श्रम विभाजन एवं कार्य विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात दोस्तों प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने की सलाह देता है, अर्थात वो कार्य विशेष सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का मानना है कि न्यायपूर्ण समाज के लिए व्यक्ति को अपने विशेष कार्य ही करनी चाहिए, जिस गुण की प्रधानता हो, जिससे व्यक्ति ही कार्यों की दक्षता, विशेषज्ञता, जिसके कारण मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति यदि अपने कार्य के अनुसार करे, अपने योग्यता के अनुसार, तो उसमें वो दक्षता हासिल कर सकता है और अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। प्लेटो का राज्य पूर्णतः स्त्री पुरुष की समानता पर आधारित है। तो ये बात भी याद रखिएगा दोस्तों, जो प्लेटो का राज्य संबंधित अवधारणा है वो स्त्री पुरुष में समानता पर आधारित है। प्लेटो का राज्य शरीर और आत्मा के संबंध पर भी आधारित है। प्लेटो के राज्य में कला, साहित्य, सर्जन व राज्य का कठोर नियंत्रण है। अब आइए दोस्तों अब जानते हैं कि प्लेटो के जो राज्य सिद्धांत है उनकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों अरस्तु जो कि उनके शिष्य थे, उन्होंने उनकी इस आधार पर क्या क्या आलोचनाएं की है। पहला दोस्तों, आदर्श राज्य की विधि की अवहेलना की गई है। अर्थात दोस्तों आदर्श राज्य में कानून संबंध कोई भी प्रावधान नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य को लोकमत का कोई महत्व प्राप्त नहीं है। उसने नागरिकों को राजनीतिक निर्धारण में भाग लेने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं किया। अर्थात दोस्तों जो प्लेटो है उन्होंने सामान्य नागरिकों को इसमें भाग लेने के लिए नहीं कहा गया है, केवल 2 वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग इसमें भाग ले सकते हैं। आदर्श राज्य प्राप्ति के साधन अव्यवहारिक है, तो वे व्यवहार में नहीं है। साम्यवाद का सिद्धांत सभी आकर्षक होने के बावजूद पूर्णतः अनुपयुक्त है। प्लेटो का शासन अनुत्तरदायी है, अर्थात दोस्तों वो किन्हीं के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आदर्श राज्य के लिए साधन के रूप में शिक्षा दोषपूर्ण है। अतः दोस्तों प्लेटो के न्याय, शिक्षा और साम्यवाद तीनों ऐसे साधन हैं जो उस आदर्श राज्य की स्थापना करने में असमर्थ है जिसकी कल्पना उसके प्रस्तुत की है। इस तरह आदर्श राज्य का सिद्धांत आकर्षक होते हुए भी अव्यवहारिक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों प्लेटो और फांसीवाद के बीच क्या संबंध है।
प्लेटो को फांसीवाद की ऐसी विचारधारा को जन्म देने की प्रेरणा देने वाला समझा जाता है, जो कि व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को सर्वोपरि समझने वाला युद्धप्रिय साम्राज्य है, और इसी के आधार पर उसे फांसीवाद का अग्रदूत माना जाता है। तो दोस्तों, जो फांसीवाद है वो राष्ट्र को सर्वोपरि समझता है, व्यक्ति के स्थान पर राष्ट्र को सर्वोपरि समझता है। इन्हीं विचारधारा के साथ जो प्लेटो की जो विचारधारा है वो भी यही मानता है कि जो व्यक्ति के स्थान पर राज्य सर्वोच्च होने चाहिए। इसलिए ये भी कहना उचित होगा कि फांसीवाद, जो प्लेटो का जो सिद्धांत है, वो फांसीवाद के अग्रदूत माना गया है। तो आइए दोस्तों, प्लेटो और फांसीवाद के बीच क्या क्या समानता है वो देखते हैं। पहला है जो प्लेटोवादी चिंतन और फांसीवाद दोनों ही लोकतंत्र के विरुद्ध है। प्लेटो लोकतंत्र को अज्ञानियों का शासन कहकर निंदा करता है तथा फांसीवाद उसे भ्रष्ट, व्यवहारिक और मूर्खों के शासन कहकर बदनाम करता है। अर्थात दोस्तों, जो प्लेटो और फांसीवाद है दोनों क्या है, लोकतंत्र के विरोधी है। दूसरा, दोनों विचारधारा अधिनायकवादी है तथा एक व्यक्ति के अधिकारवाद को सर्वोपरि समझती है। प्लेटो दार्शनिक राजा के सर्वज्ञ होने के कारण ही उसे अधिकारवाद का समर्थन करता है। फांसीवाद सर्वोच्च नेता के सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अधिकारवादी शासन का समर्थन करता है। अर्थात दोस्तों, दोनों ही विचारधाराएं अधिनायकवादी है। जो तीसरा है दोस्तों, प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही अल्पमत में शासन के समर्थक हैं। दोनों विचारधाराएं राज्य हित के सर्वोपरि की तुलना में व्यक्ति हित को गौण मानता है। दोनों विचारधारा मानव समानता का घोर विरोधी है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में शासक वर्ग और उत्पाद वर्ग को समान नहीं समझता, और फांसीवाद भी गैर फांसीवादियों को अपने समान नहीं समझते। अर्थात दोस्तों, दोनों ही विचारधाराओं में समानताओं का घोर विरोधी है, विशेषकर मानव समानता का। दोनों विचारधाराएं उग्र राष्ट्रवादी है, अपने राष्ट्र तथा राष्ट्र को एक अन्य की तुलना में सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सुंदर समझने में संदेश देती हैं। अर्थात दोस्तों, दोनों विचारधाराएं प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही क्या है, अपने राज्य के प्रति उग्रवादी या राष्ट्रवादी है। वे दोनों ही क्या है, एक राष्ट्रवादी है, उग्र राष्ट्रवादी है। दोनों का शिक्षा संबंधी सिद्धांत समान है। प्लेटो और फांसीवादी चिंतन दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर नहीं वरन उसके कर्तव्यों पर जोर देता है। तो भाई दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो प्लेटो और फांसीवाद में क्या क्या असमानता है। तो पहला है दोस्तों, इन दोनों विचारधाराओं में पहली आधारभूत असमानता उनके चरित्र से संबंधित है। प्लेटो का चिंतन बुद्धि प्रधान है, जबकि साम्यवादी का चिंतन भावना प्रधान है। तो ये दोस्तों, ये पहला अंतर है कि प्लेटो का चिंतन बुद्धि प्रधान है, जबकि फांसीवाद का चिंतन भावना प्रधान है। दूसरा आधारभूत असमानता आदर्शवाद और यथार्थवाद से संबंधित है। प्लेटो में यदि अंत आदर्शवादी है तब, जबकि फांसीवाद में घोर यथार्थवादी है। इन दोनों की विचारधाराओं की तीसरी आधारभूत असमानता यह है कि प्लेटो का न्याय उपासक है, जबकि फांसीवाद राज्य शक्ति के निरंतर विकास पर किए जाने के पक्ष में है। प्लेटो का आदर्श राज्य सुख और शक्ति का राज्य है, जबकि फांसीवादी जो राज्य जो युद्ध और अशांति का राज्य है। तो ये बहुत अधिक अंतर है दोस्तों। जो प्लेटो है क्या है, प्लेटो का आदर्श राज्य सुख और समृद्धि चाहता है, जबकि फांसीवाद का जो राज्य है वो युद्ध और अशांति का राज्य है। प्लेटो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद में विश्वास रखता है और उसे संरक्षण वर्ग के लिए अनिवार्य मानता है, जबकि फांसीवाद समाजवाद के कट्टर विरोधी ही है, उनमें उग्र घृणा भी करता है। अंतिम मौलिक अंतर है जो इन दोनों विचारधाराओं में है कि वह दोनों ही प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य नैतिक और आत्मिक है। अर्थात दोस्तों, जो प्लेटो का जो चिंतन है वो कैसा है, उसको नैतिक और आत्मिक है, लेकिन फांसीवाद की मान्यता इसके ठीक विपरीत है, उसके लिए राजनीतिक साध्य और नैतिकता साधन है। तो दोस्तों, ये था प्लेटो और फांसीवाद में अंतर और उनकी समानताएं। अब देखेंगे दोस्तों, भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्लेटो की क्या देन है, प्लेटो ने क्या दिया है।
यद्यपि प्लेटो को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्वप्नलोकी विचारकों का गुरु माना जाता है, मैक्सी ने उसके आदर्शवादी तथा रोमांचकारी का जनक भी कहा है। उसने सबसे पहले उच्च कोटि का फांसीवाद भी कहा जाता है। स्वयं मैक्सी ने भी ये कहा है कि समस्त समाजवादी व साम्यवादी चिंतन की जड़ें प्लेटो के विचार में विद्यमान हैं। उसकी रचनाओं का महत्व भी इसलिए था क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरपेक्ष रूप में क्रमबद्ध राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाला सबसे प्रथम विचारक प्लेटो ही था। इस दृष्टि से राजनीतिक चिंतन में प्लेटो की अनेक अमूल्य देन हैं। प्लेटो की रचनाओं की विशेषताओं के आधार पर राजनीतिक चिंतन को उनकी प्रमुख देनें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रखी जा सकती है। पहला दोस्तों, प्लेटो जो है आदर्शवादियों का जनक है, स्वप्नलोकियों के प्रथम गुरु हैं, क्रांतिकारियों का जनक है, फांसीवादी के गुरु के रूप में जाना जाता है और समाजवाद और साम्यवाद का जनक है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में प्लेटो सबसे पहला दार्शनिक है जिसने क्रमबद्ध राजनीतिक दर्शन की परंपराओं का सूत्रपात किया और आज तक उनके चिंतन का प्रभाव किसी न किसी रूप में अनेक विद्वानों के विचारों में रहता आया है। राजनीति की विभिन्न आधुनिक विचारधाराएं उसके दार्शनिक जीवन से प्रभावित है। ज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसका योगदान युगों युगों तक बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था प्लेटो के राजनीतिक विचार। एम करते हैं दोस्तों 100 लाइक। यदि हमें 100 लाइक प्राप्त होते हैं इस वीडियो पे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।